हमने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया है उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एक्ट के अंतर्गत सिर्फ किसान की फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं हो सकती। अब जब कानून में ये लिखा हुआ है कि भूमि के बारे में कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती, तो जमीन सुरक्षित है, तो जमीन जाने का सवाल ही कहां उठता है। ये वो लोग हैं जो वस्तु स्थिति में किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी जमीन चली जाएगी ऐसा भ्रम फैलाने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश भी तो है। लेकिन किसान ही कहते हैं कि मान लीजिए हमने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आलू का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब कंपनी खरीदेगी फिर वो कमियां निकालेगी कि आपका आलू छोटा है, आलू बड़ा है, आलू मीठा है, तो किसान का मानना है कि हमें भले ही 2-3 साल अच्छा दाम मिल जाएगा फसलों का, 2-3 साल किसानों को मजा भी आएगा, किसान मानते भी है, लेकिन 2-3 साल बाद फिर क्या होगा? नहीं 2-3 साल बाद नहीं, किसान इन एक्टों का उपयोग करेगा तो उत्तरोत्तरी प्रगति और समृद्धि की ओर जाएगा। इस एक्ट के माध्यम से बुआई से पहले किसान के फसल का मूल्य किसान तय करेगा, जो तय मूल्य होगा उसी पर एग्रीमेंट होगा। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि मान लो थोड़ी देर के लिए केले की खेती है और औसत मूल्य तय हुआ कि भाई 10 रुपए किलो केला का कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, लेकिन फसल आई तो केला 20 रुपया किलो हो गया। तो ये भी प्रावधान किया गया है कि जो बढ़ा हुआ 10 रुपया है उसमें से भी एक हिस्सा बोनस के रूप में किसान को देना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, किसान इस एग्रीमेंट से कभी भी बैक हो सकता है, किसान पर बंदिश नहीं है, कंपनी नहीं हो सकती, लेकिन कंपनी कभी भी बैक नहीं हो सकती तब तक जब तक एग्रीमेंट में लिखी हुई रकम को किसान को वो अदाय नहीं कर दे। इससे ज्यादा प्रो फार्मर एक्ट नहीं हो सकता। विवाद की दृष्टि से भी अगर विवाद हो जाता है कंपनी में और किसान में, फिर क्या होगा? थाने जाना होगा, अदालत जाना होगा, हालांकि आप उसमें संशोधन करने को तैयार थे। थोड़ा वो विवाद की स्थिति में हमने बहुत सोच समझकर एसडीएम विवाद का निर्णय करेगा, उसकी अपील कलेक्टर के यहाँ हो सकेगी। लोगों को ऐसा लगता है कि न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए, न्यायालय में किसान जाना चाहता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम लोगों ने बहुत विचार पूर्वक एसडीएम को इसलिए रखा था कि किसान और गांव के सबसे नजदीक अगर कोई इकाई है तो वो एसडीएम है। एसडीएम को कानून में बांधा जा सकता है, कानून के माध्यम से एसडीएम को निर्देश दिए जा सकते हैं, और इसलिए हमने एसडीएम को कहा कि 30 दिन के भीतर आपको निर्णय करना पड़ेगा, ये कानून में प्रावधान है। लेकिन संसद तो फिर भी बनाई रहा। साथ ही साथ हमने एसडीएम को यह भी कहा कि अगर गलती किसान की होगी तो किसान से उतनी ही वसूली की जा सकती है जितना आदान के रूप में किसान ने प्राप्त किया। लेकिन अगर गलती व्यापारी की होगी तो व्यापारी से वो वसूली तो की ही जाएगी जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है, लेकिन उस पर 150% तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। न्यायालय हमारे देश में सर्वोच्च संस्था है, न्यायालय पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि न्यायालय की अपनी व्यस्तता इतनी है कि कोई भी एक किसान अपने कुछ फसल के मूल्य को लेकर न्यायालय में जाएगा तो उसको कितने दिन में न्याय मिलेगा? हम कोर्ट को नहीं कह सकते कि आप कल निर्णय दीजिए। एसडीएम को हम कानून में बांध सकते हैं कि आप 30 दिन में दीजिए, तो 30 दिन में निर्णय आज देश भर में हो रहे हैं, लोगों को पैसा मिल रहा है, तो इसमें किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। लेकिन शंका न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी लेके है। किसानों का ये मानना है, या फिर जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को पूरे को, उनका ये कहना है कि अनुबंध हो गया, ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अलग से वो है। लेकिन जब अगर मंडी के बाहर कोई व्यापारी किसान से फसल खरीद रहा है और वो थोड़ा बहुत ज्यादा भी दे के किसान से, वो क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा मंडी की तरह, तो वो ज्यादा दे के किसान से ले लेगा। ये व्यवस्था अगर 6 साल 5 साल 7 साल चलती है, उसके बाद जब मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ये एक शंका जो है लोगों के बीच में है, जो बैठे हुए हैं धरनों पे किसान, उनके बीच में भी है कि धीरे धीरे ये एमएसपी खत्म करने का आपकी ओर से कहा गया, इस पत्र में भी आपने कहा है अपने इसमें कि एमएसपी है, थी और रहेगी। लेकिन एक डाउट ये है कि एमएसपी कैसे रहेगी जब प्राइवेट प्लेयर्स इस हद तक खरीदने लग जाएंगे, उनको टैक्स नहीं देना होगा, वो किसान को ज्यादा पैसा देके एक टाइम पे खरीद लेंगे कि एक लिमिटेड टाइम तक, उसके आगे क्या होगा जब मंडियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। बिहार में भी यही हुआ, 2005 से एपीएमसी नहीं है। देखिए, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। पिछले 6 वर्षों में भी अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जो देश हित के हैं, समाज हित के हैं, राज्य हित के हैं, लेकिन उस समय भी उन लोगों ने अलग अलग चेहरा बदल के डाउट फैलाने की भरसक कोशिश की। जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को हाउस के फ्लोर में जब मैंने कहा, तो हाउस से बड़ा तो लोकतांत्रिक क्षेत्र में कोई दूसरा सदन होता नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में मैंने फ्लोर पर कहा कि भाई एमएसपी थी, है और रहेगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी जारी रहेगी। देश के 81 करोड़ लोगों को पीडीएस बांटना है तो बफर स्टॉक रखना ही पड़ेगा। उनको वितरित करना है तो एमएसपी पर हमें खरीदना ही पड़ेगा। ये हमारा कानून भी कहता है। ये सामान्य मानवीय को समझ में आने वाली बात है। एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसा भ्रम फैला के किसानों को गुमराह करने की जो स्थिति है वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मूल किसान है, मैं उससे सावधान रहने की अपील करता हूं। लेकिन जो जहां तक एमएसपी एपीएमसी मंडी का सवाल है, तो एपीएमसी राज्य के एक्ट से बनती है। राज्य चाहेगा तो एपीएमसी रहेगी, राज्य नहीं चाहेगा तो एपीएमसी नहीं रहेगी। एक बात, राज्य के एक्ट्स को हमारा जो एक्ट है वो ओवरटेक करता ही नहीं। हमारा कानून किसान को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप चाहो तो मंडी में अपना उत्पादन बेचो और आप चाहो तो अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से कहीं भी किसी को भी किसी भी कीमत पर बेचो। हमने सिर्फ इतना किया है कि किसान की जो फसल है उसकी खरीद बिक्री अगर एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर होगी तो उस पर न तो राज्य का कोई टैक्स लगेगा न केंद्र का कोई टैक्स लगेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी टैक्स को खत्म करना ये ज्यादा अच्छी बात है या किसी भी टैक्स को आरोपित करना ये ज्यादा अच्छी बात है? राज्य का जो एक्ट है वो किसान की फसल पर टैक्स लगाता है। केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो किसान की फसल को टैक्स से मुक्त करता है, तो किसान का फायदा कायम है। लेकिन तोमर साहब देखिए, जो किसानों का डर है आज का नहीं है, आने वाले 2 साल 4 साल का है। किसान कहता है कि जो प्राइवेट मंडी आ जाएगी, प्राइवेट मंडी स्टार्टिंग में ठीक ठाक रेट दे देगी किसानों को, जो सरकारी मंडियां हैं समय के साथ वो खत्म हो जाएगी। फिर जो प्राइवेट मंडियां होंगी जो आप लोग लेके आएंगे या जो भी प्राइवेट मंडियां आएंगी वो फिर अपने मनमाने रेट पर किसानों से फसलों की खरीद करेगी। हरियाणा पंजाब की तरक्की की बात करें, जो किसानों की तरक्की है खासतौर से इन मंडियों की वजह से, जब मंडियां खत्म हो जाएगी सरकारी, तो किसान का मानना है कि तो हम नुकसान में रहने वाले भविष्य के, तो प्राइवेट मंडी की क्यों जरूरत है जब सरकारी मंडी व्यवस्था अच्छी है। किसान की समृद्धि पंजाब और हरियाणा में मंडी के कारण नहीं आई,
सरकार ने ध्यान दिया, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मेहनत करी, उसके कारण हरियाणा और पंजाब में समृद्धि आई। धीरे धीरे अब दूसरे राज्यों ने भी खेती करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे राज्य हरियाणा और पंजाब से भी आगे खेती के मामले में चले गए। इसमें मंडी का योगदान है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूध की मंडी कहां है? मैं दूध का उत्पादक हूं, मैं अपना गुजरात में बेचूं, महाराष्ट्र में बेचूं, दिल्ली में बेचूं और भाव बढ़ा के बेचूं, कम पर बेचूं, ये मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। दूध का पूरा नेटवर्क देश भर में चल रहा है कि नहीं चल रहा? कहां है मंडी? लेकिन सवाल ये है तुम्हारे साथ, दूध को तो खैर लंबे टाइम तक प्रोक्योर या स्टोरेज नहीं किया जा सकता। अब जो किसान नेताओं की ओर से बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में जब इतने प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आएंगे और वो जमा करेंगे अपने पास, तो तिजोरियों में अनाज रखा जाएगा और लोगों को ये एक दुर्लभ चीज की तरह हो जाएगा। वो डाउट कैसे क्लियर करेंगे आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि भाई ये तिजोरियों में नहीं होगा, ये आपके भले के लिए है। वो दूध वाला इससे कहीं ना कहीं किसान संगठन, किसान नेता ये भी कहते हैं कि दूध को लेकर भी आप लोग आने वाले दिनों में कोई कानून ले आएंगे। जो किसान एक भैंस रखता है, गाय रखता है, दूध बेचकर अपना गुजारा करता है, उसको भी कोई ना कोई आप लोगों से परमिट लेना पड़ेगा, उसकी भी फीस देनी पड़ेगी। किसानों को तो इस बात का भी डर है। देखिए, दरअसल यही मैं कह रहा हूं, ये समस्या किसानों की नहीं है, ये समस्या किसान नेताओं की हो सकती है, राजनीतिक नेताओं की हो सकती है। किसान यूनियन के मन में ये बात कहां से आई कि दूध पर कोई टैक्स लग जाएगा? जब मैं सारी फसल पर टैक्स खत्म करने के लिए कानून बना रहा हूं, तो मेरी सरकार की दिशा एक रहेगी कि किसान की फसल पर से सभी प्रकार के टैक्स खत्म हो, सभी प्रकार का इंस्पेक्टर राज खत्म हो। तो ये बात कहां से आ गई कि दूध पर भी ऐसा कर देंगे? दूसरा, कोई भी चीज तिजोरी में तब जाती है जब उसकी शॉर्टेज होती है। आज देश में खाद्यान्न रखने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। कितनी बर्बादी है, सरकारी खरीद करने के बाद कितना खाद्यान्न सड़ता है, इसकी लोगों को कल्पना नहीं है। जब हम सरकारी खरीद करते हैं तो सरकारी खरीद में पैसा अलग लगता है, बाकी उसके भंडारण से लेके बाकी ट्रांसपोर्टेशन में पैसा अलग लगता है। और साथ ही साथ आज खाद्यान्न की दृष्टि से हम अतिशेष राज्य हो गए। तो जब हमारे पास इतना माल है कि जिसको रखने की जगह नहीं है, तो ये तिजोरी वाली बात कहां से आ गई? ये तिजोरी वाली बात उन्हीं लोगों के दिमाग में आ सकती है जो किसी कानून में दुष्प्रचार कैसे किया जाए इस चीज को खोजने की कोशिश करते हैं। यह बात किसान भाइयों को, बहनों को समझना चाहिए कि दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं उससे अगर हम सावधान नहीं रखेंगे तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। आपने दुष्प्रचार की बात की, गोडाउन की बात कर रहे थे, भंडारण की बात कर रहे थे। किसान संगठन ये भी लगातार कह रहे हैं कि आप लोग एफसीआई को खत्म करना चाह रहे हो, भंडारण के लिए अंबानी अडानी बड़े बड़े गोडाउन बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी वायरल होती है। इन बातों में कितना कदम है? कोई आंकड़ा हो, किसने कितने बड़े बड़े भंडारण के लिए बना लिए, बड़े बड़े गोडाउन बना लिए, कुछ ऐसा? देखिए, आज तो भंडारण की और जरूरत है। एफसीआई जितना खरीदती है वही जो है उसमें 37% लगभग डैमेज हो जाता है। तो बाकी और गोदाम बने और वेयर हाउस बने, यह वक्त की जरूरत है। और इसलिए मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधान किया है। 50,000 एफपीओ बनाने की कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिससे इस देश के छोटे और सीमांत किसान है उसकी ताकत बढ़े, वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े। इसीलिए केसीसी के माध्यम से पहले 7 लाख करोड़ रुपया मिलता था किसान को, मोदी जी ने आने के बाद 15 लाख करोड़ किया और इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से
किसानों को दिलाने का काम किया। और आपको ध्यान होगा कि फरवरी 20 में हमने दूसरा ड्राइव लिया कि केसीसी में जो बचे हुए किसान हैं उनको जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। 20 तो पूरा कोविड में ही गया ना, आधा समय तो लॉकडाउन में गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, फरवरी 20 को मोदी जी ने अभियान की शुरुआत की, मार्च में लॉकडाउन आ गया। फरवरी से फरवरी आज 12 महीने हुए, 1 साल हो गया। इसी बीच में हम लोगों ने 1,27,00,000 किसानों को 1,57,000 करोड़ रुपया केसीसी दिया है। लेकिन सवाल भी लॉकडाउन में बिल लाने पे और कानून लाने पे उठे कि इतनी क्या जल्दी थी कि लॉकडाउन में आराम से ले आते। अध्यादेश के जरिए जो है वो कानून लेके आना पड़ रहा है सरकार को। नहीं, देखिए, ऑर्डिनेंस करना ये सरकार का अधिकार है। और जब लॉकडाउन था उस समय ये बंदिश थी कि एक स्थान पर भीड़ इकट्ठी ना हो, और ऐसी स्थिति में किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी। तो उस समय अगर किसान की फसल नहीं खरीदी जाती और केंद्र नहीं बढ़ाए जाते और रिफॉर्म नहीं किया जाता तो किसान की फसल बेचने में किसान को दिक्कत आती। तो इसलिए ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस में क्या परेशानी? ऑर्डिनेंस कोई पहली बार थोड़ी आया, जब से देश आजाद हुआ है तमाम बार ऑर्डिनेंस आते हैं। ये तो क्या है कि वो लोग हैं जो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोविड में ऑर्डिनेंस क्यों आया। तो ऑर्डिनेंस क्या किसी से पूछकर लाया जाता है? देश की आवश्यकता को सरकार पहचानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती किसानी गांव गरीब किसान के प्रति समर्पित हैं, दिन रात सोचते रहते हैं कब क्या करना है। तो जब करने की स्थिति आती है तो करने का साहस करते हैं। और इसी बात की तकलीफ है लोगों को कि भाई मोदी जी ने ये साहस क्यों किया। लेकिन साहस तो आपने कर दिया। आप बार बार कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी मिलेगी, किसान की जमीन नहीं बिकेगी। आप जो बातें बता रहे हैं लगातार, आपके तमाम नेता भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन किसानों को, किसान नेताओं को ये सिंपल सी 3 लाइनें समझ में क्यों नहीं आ रही? दिक्कत कहाँ पे है? थोड़ा सा देश में करोड़ों करोड़ किसानों को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनका मोटिव दूसरा है। वो लोग जानबूझकर वो समझने को तैयार नहीं है। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने किसान यूनियन के साथ 12 बार वार्ता की है। बिल्कुल की। उन्होंने हमको ये नहीं बताया इस कानून में काला क्या है। हमने लोकसभा में राज्यसभा में सब पार्टी के नेताओं के भाषण सुने। वो गाली तो दे सकते हैं, आपने पूछा लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इस कानून में काला क्या है। और इसलिए मैं आज भी बहुत जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान यूनियन और किसान आंदोलन के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता है। देश का किसान हमारे लिए सम्मान का पात्र है, वह अन्नदाता है। किसी भी सीमा तक जाकर हम उसकी जायज समस्या को हल करने में भरोसा रखते हैं। हम पहले भी वार्ता करते रहे हैं, आने वाले कल में जरूरत पड़ेगी तो सरकार फिर बातचीत करेगी। हमने किसान यूनियन के साथ बातचीत भी की। किसान यूनियन की चर्चा के दौरान जो बातें समझ में आई उसके आधार पर उनको निराकरण करने का प्रस्ताव भी दिया। उनकी जिद थी तो हमें लगता था चलो भाई किसान यूनियन की जिद है तो 1.5 साल तक कानून को स्थगित रखने का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने तो हमने उनको कहा है कि अब आप क्या चाहते हो आप बताओ। रिपील के अतिरिक्त जो प्रस्ताव आपका हो वो प्रस्ताव अब आ जाएगा तो हम वार्ता कर लेंगे। यानी कानून वापस होंगे नहीं, जो भी वो बदलाव की अगर संशोधन प्रस्ताव आपको देते उस पर ये विचार करेंगे। नहीं, ये बात मैंने बार बार कही है कि किसान यूनियन को कानून को रिपील करने के अतिरिक्त जो भी प्रस्ताव हो वो बताएं।
किसान कानूनों में कौन सा क्लॉज है जो किसानों को तकलीफ पैदा करता है, वो बताओ, हम उसको संशोधन करने के लिए तैयार हैं। मैंने ये भी कहा है कि अगर सरकार संशोधन करने को, कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है, इसका मायना ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसान कानून में कोई खराबी है। ये किसान कानून किसान के हित में है, खेती को आगे बढ़ाने वाले हैं, और आने वाले कल में समय इस बात को सिद्ध करेगा कि इन कानूनों के माध्यम से खेती के क्षेत्र का योगदान देश के जीडीपी में बढ़ेगा। जी, तो ये थे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इन कानूनों की वजह से खेती की वजह से खासकर देश की जीडीपी में किसानों का या खेती का योगदान बढ़ेगा, कृषि अर्थव्यवस्था का योगदान बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार हमेशा तैयार है किसानों के साथ पॉजिटिव बातचीत के लिए। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पे संशय नहीं रहना चाहिए किसानों को। हालांकि कितना ये संदेश उनका पहुंचता है किसानों तक